हेलो बच्चों, हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत संविधान का निर्माण जो हमने आप लोग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो ये हम प्रश्न उत्तर आपको दे रहे हैं। ये आप लोग को देखना है और पढ़ना भी है, लिखना भी है। तो इसमें हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो उद्देश्य जो था वह क्या था, संविधान का निर्माण जब किया गया था तो क्या सोचकर किया गया था। जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, हमने विभाजन देखा, विभाजन में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, सांप्रदायिकता, हिंसा भी हुई, सारी चीज़ें हुई। वो सबको ध्यान में रखते हुए, जितनी परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या किया, यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। और यह जो है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रक्षात्मक कार्य किया जाएगा। मतलब सभी के हित को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया था। अब विभिन्न समूह में अल्पसंख्यक शब्द को निम्नलिखित तरह से परिभाषित कर रहे। बहुत से लोग जो थे, अल्पसंख्यक कौन है, किसे कहा जाएगा, ये एक संभावना बनी हुई थी, किसे कहा जाए, कैसे किया जाए। मतलब एक असमंजस की स्थिति थी जिसमें मुसलमानों को धर्म, रीति रिवाज, हिंदुओं में बिल्कुल अलग और फिर संख्या में हिंदुओं से कम, या फिर हिंदुओं से अलग करके देख रहे, उनके अधिक स्थानों को आरक्षण चाहते थे, मैदानी लोगों से अलग रहकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। इस तरह से अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए अल्पसंख्यक सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। मद्रास में भी पीकर बहादुर ने भी यही चीज़ कहा था। फिर मुसलमान बुद्धिजीवी भी वह भी पृथक निर्वाचन की हिमायत करने लगे थे। इसी तरह से अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते हिंदू मुसलमानों में जो फूट का डालकर गए थे। फिर देखेंगे प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे। प्रांतों के लिए जो शक्तियाँ दी गई थी, जिसमें कि हम क्या किए थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर सीमांत सरकार, इस तरह से जो बनाया गया था उसमें किस तरह से उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया था। जैसे केंद्र सूची के विषय में हम यदि कहेंगे तो क्या है कि विषय केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची केवल राज्य सरकारों को देखेगी, ये राज्य सरकारों को देखेगी। और समवर्ती सूची जो थी, समवर्ती सूची के विषय जो है राज्य, केंद्र और राज्य दोनों ही संयुक्त जिम्मेदारी थी, जिससे कि वे देश के विकास में अपना कार्य करेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे इसके अनुसार भू राजस्व अतिरिक्त अधिकांश केंद्र सरकार से अधिकार थे। कुछ राज्यों के विकास की परियोजना कार्यान्वित करना संभव नहीं था। मतलब जो केंद्र में है वह पूरे देश को देख रहा है, राज्य में राज्य कम से कम अपने विकास को वह विकास करने के लिए प्रेरित हो सकता है। फिर देखेंगे महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी जो थी वह राष्ट्रीय भाषा, मतलब हमारी एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो उस समय हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल है। इसमें क्या है, हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल है। तो ये दोनों भाषाएं मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी भाषा जो है वह दोनों ही प्रयोग में लाते थे। हिंदी में संस्कृत, उर्दू, संस्कृत के साथ साथ अरबी, फारसी के भी मध्यकाल में प्रयोग हो रहे थे। इस तरह से फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। मतलब जो ताकतें थी, मतलब किस तरह से संविधान को एक स्वरूप दिया गया या निर्माण करने में। जब कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में किया गया था, इसमें इनके सदस्यों को चुनाव 1946 में किया गया था। फिर उसके बाद इसके प्रांतीय द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ कुछ रियासी प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया था। जैसे कि हमने जब पढ़ा रहे थे उस समय तो बहुत सारी समितियां बनी थी। तो इसी तरह से इस अंतर्गत जो समितियां बनी थी, फिर इसी में मुस्लिम लीग की संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकें भी हुई जो 15 अगस्त 1947 से पहले हुई थी। इसी प्रकार और भी लोगों की बैठक हुई। इसमें इसके जो 42% जो सदस्य थे वे कांग्रेस के ही सदस्य थे। फिर यहाँ आगे देखेंगे एंग्लो इंडियन सदस्य जो फ्रैंक एंथनी के विचार के थे, आध्यात्मिक थे, इनकी सबकी विचारधारा थी। इसका स्वरूप निर्माण में भी इन्होंने उसको क्या किया था, योगदान दिया था। फिर संविधान सभा की आर्थिक विचारों के सदस्य जो थे, कुछ समाजवादी थे, कुछ जमींदारी समर्थक थे, कुछ विभिन्न धर्मों और जातियों प्रतिनिधियों के रूप में उद्देश्य था। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा गया था। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधि विशेषज्ञों को संविधान सभा में स्थान दिए जाने के लिए विशेष ध्यान दिया, क्योंकि विधिवेत्ता जिसमें अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे। और उसमें गुजरात के वकील K.M. जो थे, फिर मद्रास के वकील, मतलब इसमें क्या था, जो विधिवेत्ता थे उनको शामिल किया गया था ताकि संविधान के निर्माण में
इन लोग महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत इन्होंने किए। फिर उसके संविधान का स्वरूप निर्धारित करने में जनमत का भी महत्वपूर्ण स्थान था। जिस तरह से हमने बताया कि बहुत सारी जो समितियां बनाई गई थी, इस तरह से जो जनमत था वह भी संग्रह किया गया, उनसे पूछा गया, उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए। उसके परिणाम सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न होता था, जिससे ये पता चलता था कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सरकारें कागज में नहीं बनती हैं, बल्कि सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, और जिससे कि इसलिए हम जुटे हुए हैं। फिर प्रेस में होने वाली आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं, संविधान के स्वरूप पर जो निर्माण हुआ उसमें भी दलील जो समाचार पत्रों में छापा जाता था। इस प्रकार प्रेस में होने वाली वो आलोचना, प्रत्यालोचना के विषय में बनने वाली सहमति असहमति भी व्यापक रूप से उससे प्रभावित करती थी। इससे ये पता चलता था कि हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको हम संविधान निर्माण करने में उन कमियों को दूर करके संविधान का निर्माण किया जा सकता था। फिर देखिए दमित समूहों में के पक्ष में सुरक्षा के लिए दावों की परिचर्चा। यहाँ पर दमित समूह जो थे उनको किस तरह से दावे प्रस्तुत किए गए, उल्लेखनीय आंदोलन जिसमें BR अम्बेडकर ने दलित जातियों को पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ऐसा लगता था कि समुदाय सदा के लिए जो है शेष समाज में पृथक हो जाएंगे और दलित जो जातियां हैं उनके सदस्यों में विचार किया जाएगा। संरक्षण, बचाव, अछूतों की जो समस्या थी वो समाधान नहीं किया जा सकता था। इस तरह से उन्होंने इस तरह से नैतिक मूल्य उनकी अपंगता के प्रमुख कारण थे, क्योंकि जो जातिवाद है वह अभी भी कई जगह जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा पैठ बनाए हुई सामाजिक उसमें कि लोग कई बार हत्या तक लोगों को कर देते, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में भी। फिर इसी तरह से मद्रास में भी दलितों पर थोपी गई सामाजिक अक्षमताओं को हटाने पर जोर दिया गया था। मतलब गांधी जी भी जो छुआछूत था उसको दूर करना चाहते थे, अम्बेडकर जी भी थे अस्पृश्यता को दूर करना चाहते थे। इस तरह से अस्पृश्य को उन्मूलन कर दिया जाए, मंदिरों के द्वार कि बिना किसी भेदभाव के खोल दिए जाएं, विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में निचली जातियों का भी आरक्षण प्रदान किया जाए। इस तरह से सबका ध्यान रखते हुए भेदभाव को समाप्त करके किया गया था। फिर संविधान सभा के कुछ सदस्यों को उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा गया। जो राजनीतिक परिस्थितियां थी अधिकाधिक शक्तिशाली देखना चाहते थे, क्योंकि हम देश को क्या देखना चाहते थे, अधिकाधिक शक्तिशाली देखना चाहते थे। इस परिस्थिति में एक शक्तिशाली केंद्र जो सरकार की नितांत आवश्यकता थी, जिसमें भीमराव अम्बेडकर मतानुसार एक मजबूत केंद्र ही देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करने में समर्थ हो सकता था। इस तरह से संयुक्त प्रांत में एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने भी एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया था। दलीलें थी जैसे देश में हित में योजना बनाया जाए, आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए किया जाए, उचित शासन व्यवस्था की स्थापना किया जाए, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा किया जाए। इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको कि अधिकांश राष्ट्रवादियों की राय जो है परिवर्तित हो चुकी थी। फिर कुछ लोगों की दलील भी थी जैसे विद्वान परिस्थितियों में विकेंद्रीकरण की संरचना को पहले जैसा ही राजनीतिक दबाव न होने के कारण प्रांतों को अधिक शक्ति दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही साथ उस काल में जो होने वाली जो घटनाओं के केंद्रीकरण को भी अधिक प्रोत्साहित किया गया था, जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात देश में व्यापक अराजकता, अव्यवस्था अंकुश लगाने के लिए देश की अधिक आर्थिक विकास योजनाओं की आवश्यकता थी, ताकि हम केंद्र को क्या बना सकते, शक्तिशाली बना सकें। इस तरह से भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की ओर स्पष्ट झुकाव जो दृष्टिगोचर होता है। फिर देखिए संविधान सभा में भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला गया। संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था भाषा को लेकर कि राष्ट्रभाषा क्या हो और कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो 1930 के दशक में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी की राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है किया जाना चाहिए। हिंदी और उर्दू में मेल हुई और उसके साथ साथ जनता विशाल भाग की जो भाषा थी, क्योंकि लोग मिली जुली भाषा में बात करते थे, हिंदी और उर्दू जो है एक साथ उपयोग में हो रहा था और अधिक लोग उसका उपयोग कर रहे थे। फिर राष्ट्रभाषा की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा था कि यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ, मतलब एकदम ही फारसी में भी नहीं होनी चाहिए, एकदम संस्कृत में भी नहीं होना चाहिए, ताकि इसे दोनों का मिश्रण होना चाहिए। इससे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को खुलकर उस शब्द का उधार लेने के चाहिए, ताकि गांधी जी का विचार था कि हिंदुस्तानी ही हिंदुओं और मुसलमानों की उत्तर दक्षिण लोगों को समान रूप से एकजुट करने में समर्थ हो सकती है।
इस प्रकार भाषा का मुद्दा जो था वह तनाव का कारण भी बन गया था और यह आगामी 3 वर्षों से उत्तेजित कर रहा था कि राष्ट्रभाषा के मुद्दे को धुलेकर ने भाषण में एक बार तूफान उत्पन्न कर दिया था। इस बीच संविधान भाषा समिति ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी थी कि समिति के राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर हिंदी समर्थकों तथा हिंदी विरोधियों के मध्य उत्पन्न हुए गतिरोध को भी समाप्त करने के लिए एक फार्मूला ढूंढ निकाला था, जिसमें देवनागरी लिपि जो थी वह हिंदी को ही भारत की राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। समिति द्वारा भी फार्मूले की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यह निश्चित किया गया था कि 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा, लेकिन प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारी कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा का चुनाव का अधिकार होगा। इस प्रकार संविधान की भाषा में समिति ने विभिन्न पक्षों और भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए एक सर्व स्वीकृति से समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ये आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं। प्राय अपना इतिहास का जो है प्रश्न उत्तर भी खत्म हो गया, अध्याय भी खत्म हो गए। अब आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है।